भाभी जी सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब ठीक? हम समझाएंगे भैया को, सब सही हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने इसके जरिए कविता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और जब कविता को चमन के बारे में पता चला तो तेरा और कविता के बीच में झगड़ा हुआ और तूने कविता को मार दिया। नहीं साहब, हम मारे नहीं है साहब। सब वो जो वीडियो था वो हम अपने मजे के लिए बनाए थे। हमारी बहू नौकर के साथ, ये दोनों हमारी पीठ के पीछे। आपके घर के अंदर ये सब कुछ चलता रहा और आप लोगों को पता तक नहीं चला। क्यों मिस्टर विजय? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, कविता से हमारा कोई संबंध नहीं। अब हमारे पीठ पीछे वो क्या करती है, किससे मिलती है, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को तो फर्क पड़ता है मिस्टर विजय। अगर लोगों को पता चल जाता आपकी बीवी और नौकर के बीच में क्या संबंध है, क्या इज्जत रह जाती है आप लोगों की सोसाइटी में? इज्जत? किस बात की इज्जत? अरे हमारी इज्जत बची कहां? उसकी तो हमारी बहू ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए आप लोगों ने उसे उड़ा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें नहीं पता उसने ऐसा कुछ किया। अगर पता चलता तो हम खानदान की इज्जत की खातिर मार देते। कविता के मर्डर केस में कुछ अजीब बातें सामने आई। विजय का कविता के साथ बुरा बर्ताव करना ये एक दस्तक थी, और इसी बुरे बर्ताव की वजह से कविता ने गलती की। लेकिन क्या इस गलती की वजह से कविता का मर्डर हुआ या वजह कुछ और थी? अभी हम सिरों को टटोल ही रहे थे कि अचानक से एक पेच पड़ गया। एक राज तो पहले से फाश कर चुका था, और ना जाने कितने राज थे जिसे छिपाने के लिए इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। दुबे, इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर, ये बसंत कविता के गांव में उसके साथ अक्सर आया जाया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता के चाचा वीरेंद्र ने इसका इस्तेमाल किया और फिर इसे ठिकाने लगा दिया? वैसे एक काम विजय और अशोक भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीरेंद्र से पूछताछ करो। और इसके दोस्त, क्या नाम है उसका? चमन। उसे बुला के ले। पहले कविता के ऊपर हाथ डाला तो कविता का मर्डर हो गया, फिर कविता और बसंत के रिश्ते के बारे में जब राज फाश किया तो बसंत का मर्डर हो गया। बसंत से झगड़ा हुआ था ना तेरा? हाँ, इस बात को लेकर तभी उसका मर्डर कर दिया तूने? नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता साहब। चल, मान लिया तूने मर्डर नहीं किया, लेकिन तुझे तो पता ही होगा मर्डर किसने किया है। मुझे कैसे मालूम होगा साहब? मुझे नहीं मालूम साहब। क्यों नहीं मालूम होगा? राजदार था ना तो उसका। कविता और बसंत के रिश्ते के बारे में सिर्फ तुझे पता था, और वीडियो भी तूने ही देखा था। बसंत की लाइफ में क्या चल रहा है कुछ तो बताया होगा उसने तुझे। कुछ नहीं बताया उसने। हाँ साहब, एक बात तो पता है मुझे। अब आपके पते की है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम बस्ती के सारे नौकर ना दोपहर को क्रिकेट खेलते हैं साहब, तो बसंत भी आता था उधर। लेकिन पिछले 1 महीने से ना वो साहब नहीं आ रहा था। मैंने पूछा उससे तो उसने बताया कि वो एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है साहब उसे। उससे मिलने ना वो मेहराम नगर जाता है साहब, इतना ही पता है। दुबे, इस बसंत की नई गर्लफ्रेंड के बारे में पता करो। हो सकता है इस गर्लफ्रेंड के नाम पर ये कविता की मर्डर और लूट की प्लानिंग मेहराम नगर में ही कर रहा हो। सर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि बसंत और कविता के मर्डर से एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना हो। विजय और अशोक की इज्जत खराब की थी, कहीं मर्डर उस वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है। इस बसंत के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो ये मेहराम नगर में किस मोहल्ले में जाता था। अगर उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, और हाँ, कविता के चोरी हुए गहनों के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं सर, पर हमारे लोग अलर्ट पर हैं। सुनिए ना, एक बार चलते हैं ना, हमने खुद बात की है। देख, मुझे अपना काम करने दे।
सर हाँ तो भाई सबके कॉल रिकॉर्ड स्कैन करा था, तभी बसंत के घर के पास वाले मोबाइल टावर के रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। बसंत की मर्डर वाली रात 10 से 12 के बीच ये आदमी वहाँ मौजूद था। वाह अशोक साहब, मान गए हम आपका। हम कातिल की तलाश घर के बाहर कर रहे थे और कातिल तो घर के अंदर ही है। कौन कातिल? आप। ये रही आपकी मोबाइल लोकेशन। जिस रात बसंत को मारा गया उस रात को आप उसकी कॉलोनी में थे। क्या करने गए थे वहां पर आप? बसंत की अकल ठिकाने लगाने गए थे। हमारे घर में खाया और हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा उसने, और उसी छुरे से फिर आपने उसे मार डाला? इरादा तो यही था, मगर वो घर पे नहीं था, ताला लगा हुआ था, इसीलिए हम लौट आए। हम कैसे मान लें आप सच बोल रहे हैं? हाँ तो मत मानिए, मत मानिए, क्या फर्क पड़ेगा? बिठा के रखिए हमें यहाँ पे और घूमने दीजिए कातिल को आजाद। हमारे इस केस के साथ साथ दूसरी जगह इस केस से रिलेटेड कुछ हलचल चल रही थी जो हमारे इस केस को सुलझाने वाली थी। अजय उठिए ना। नेहा उठिए तो। नेहा, नेहा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नेहा क्या हुआ इसे? कुछ नहीं होगा बेटा, नेहा कुछ नहीं होगा बेटा। हमने जो मंत्रित पानी दिया था तुमने पिलाया था ना? हाँ मिलाया था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। इसे देखा नहीं? हाँ साहब, ये बसंत रोज रोज आता था, 4-6 घंटों तक रहता था साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कोई देख ले अंदर चलो। चलो। हाँ तो मिस्टर विजय, ये बताइए आप बसंत की गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में क्या कर रहे थे? क्या? किसकी गर्लफ्रेंड? अच्छा, आपको नहीं मालूम? बसंत आपका नौकर इन्हीं से तो मिलने जाता था इनके घर। क्या बात है मैडम, आपने विजय जी को बताया नहीं बसंत के बारे में? हाँ मिस्टर विजय, अब बताइए ये कौन सा एंगल है, या आप बताएंगी? बोलिए। हाँ सर, बसंत मुझसे मिलने आता था, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी सर। लखनऊ आने से पहले दिल्ली में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, आदिल। आदिल के पास मेरे कुछ पर्सनल वीडियोस थे सर। वो तो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ लखनऊ तक आ गया था सर। जब उसे विजय के बारे में पता लगा तो वो मुझे ब्लैकमेल करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने लगा था। मैं तंग आ गई थी सर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, चुपचाप सब सह रही थी। फिर एक दिन विजय ने बसंत के हाथों एक पार्सल भेजा मेरे घर। उस वक्त आदिल भी था और बसंत ने मुझे और आदिल को साथ में देख लिया। सर, बसंत को मेरे और विजय के रिश्ते के बारे में पता था और अब तो वो आदिल के बारे में भी जान गया था, इसलिए उसने भी मेरे साथ। अरे काहे रो रही हो मैडम? है जब इतना प्रसाद आप विजय भैया और आदिल साहब को बांट चुकी हैं तो थोड़ा हम भी चख लिए तो क्या हो गया, बताइए। सर, मना करने पर वो विजय को बता देने की धमकी देता था मुझे। मैं पूरी तरह से फंस गई थी सर। आदिल तो लखनऊ आने पर परेशान करता था,
और ये बसंत, इसने तो रोज का काम बना लिया था। अरे कभी भी आ जाता था सर। अब समझ में आने लगा है कि कविता और बसंत का मर्डर क्यों हुआ था। आप मिस्टर विजय, कविता आपकी कानून पत्नी थी ना, और उसके रहते हुए आप साक्षी से शादी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने कविता को मार डाला। और साक्षी जी, आपको बसंत से छुटकारा चाहिए था, इसलिए आपने बसंत को मार डाला। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने किसी को नहीं मारा। इनफैक्ट बसंत ने मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझे खुद फोन किया था। आज हमको पुलिस ने उठा लिया था। देखिए, हम आप लोगों के चक्कर में और नहीं पड़ना चाहते। आप एक काम करिए, आप सिर्फ 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए, हम अपने गांव चले जाएंगे। 5 लाख रुपए? अरे हम कहां से लाएंगे 5 लाख रुपए? हमें नहीं पता कहां से लेके आएंगे, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो हम सब बता देंगे। अरे बसंत, लेकिन सर मेरे पास जितने भी पैसे और जेवर थे मैं सब उसकी बताई हुई जगह पे लेके पहुंची थी। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने बसंत को नहीं मारा। इनफैक्ट मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। तो मिस्टर विजय, आपका क्या कहना है इस मर्डर के बारे में? अब हमारे बोलने से क्या हो जाएगा सर? आप तो वही मानेंगे ना जो आप पहले से मानकर बैठे हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि कविता के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस बसंत के मर्डर से। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ना ही कोलकाता और ना ही दिल्ली, समझे आप लोग? विजय सॉरी, सॉरी। तुम्हारे सॉरी तो हम अचार डाले। एक नौकर के साथ में सोती रही और हमको धोखे में रखा। आज से हमारा रिश्ता खत्म। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, चुपचाप हमारा घर खाली कर दो, समझी तुम? विजय, मत, अब रोना बंद भी करो। और हलचल मच गई और मेरी टीम हरकत में आ गई। सर अभी अभी एक खबर आई है। क्या खबर? कविता के जो गहने चोरी हुए थे उनकी एक डील हुई है कृष्णापुर मार्केट में, और सर बेचने वाले की पहचान भी हो गई है। हम नहीं मारा था उस औरत को, लेकिन पैसों के लिए नहीं मारा था साहब। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए मारा था साहब, उसे ठीक करने के लिए मारा था। किसी की जान लेकर तेरी बेटी कैसे ठीक हो जाती? साहब हमको एक बाबा मिला था साहब। बच्चा, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ एक ही संतान है और उसके भी प्राण संकट में है। मेरे पास एक उपाय है, क्या कर पाएगा? जरूर करूंगा बाबा जी। अगर अपनी संतान की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें एक नर बलि देनी होगी। तुम्हें एक ऐसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसके दाहिने गाल पर तिल। आज से 7 दिन बाद अमावस्या की रात, उस रात से पहले कोई ऐसी स्त्री को ढूंढो और उसकी बलि दो। उसके द्वारा धारण किए हुए सभी आभूषणों, याद रहे एक भी आभूषण उसके शरीर पे ना रह पाए, सारे के सारे आभूषण उसके शरीर से उतार लेना और उन आभूषणों को नीम के पानी में उबालकर अगली पूर्णमासी तक हर रात 12 बजे अपनी संतान को नहलाना। वो स्वस्थ हो जाएगी बच्चा। लेकिन बाबा जी, हम ऐसी स्त्री को ढूंढेंगे कहाँ जिसके दाहिने गाल पर तिल हो? अगर हृदय से ढूंढोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारी मदद करेगा। हम अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकते थे साहब। 2 दिन तक वैसी औरत को बाजार, सड़कों पर हर जगह ढूंढा साहब, लेकिन वो नहीं मिली। फिर एक दिन एक घर से काम के लिए फोन आया साहब। हो गया मैडम।
कितने पैसे हुए? 200 मैडम। हमें जैसी औरत की तलाश थी वो हमें मिल गई थी साहब। आप हमको माफ कर दो मेम साहब, आपके मरने से ही हमारी बेटी ठीक हो सकती है। तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा है। मेरे मरने से पहले तुम्हारी बेटी कैसे ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है, बाबा जी ने कहा है और ये हमको करना ही होगा मेम साहब। बाबा ने हमको जैसा बताया था हमने सब कुछ वैसा ही किया था साहब, फिर भी हमारी बेटी नेहा मर गई साहब। नेहा के जाने के बाद हमारे इस शहर में बचा ही क्या था? जो कुछ भी था मैं उसे बेचकर अपने गांव जा रहा था साहब। तेरे इस अंधविश्वास की वजह से न ही केवल कविता की जान गई, बल्कि तू अपनी बेटी का भी हत्या है। उसे डॉक्टर की जरूरत। कविता के घर से किसने फोन किया था तुझे काम के लिए? सर, बसंत। तुम्हारे पति ने अपनी सनक में किसी की हत्या कर दी और तुम उसके इस पागलपन में उसका साथ देती रही। हाँ? बहुत गरीब लोग हैं साहब, काम ही नहीं था उनके पास। मैं भी नेहा की वजह से एक ही घर में झाड़ू पोछा करती थी। क्या करे, इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। जो वो कहते गए साहब मैं वो करती गई। लगा कि नेहा ठीक हो जाएगी, पर नहीं साहब, नेहा ठीक नहीं हुई। कहाँ काम करती हो तुम? मेहराम नगर में। हमारे हाथ में एक सिरा आ गया था, लेकिन हम कोई भी गलती करके मुजरिम को चौंकाना नहीं चाहते थे। सरवन जिस जगह बाबा से मिला था उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मेरी टीम ने खोज निकाली थी। हाँ साहब, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये बाबा का फुल गेटअप बेचा था। किसको बेचा था? सर सीसीटीवी है सर, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए सर। तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम ही वो मास्टरमाइंड हो जिसने बसंत और कविता का मर्डर प्लान किया। सर, आप ऐसे कैसे मेरे पे इल्जाम लगा सकते हैं? क्योंकि कविता का मर्डर करने वाली सरवन की बीवी मधु तुम्हारे यहाँ काम करती थी। कहाँ काम करती हो तुम? मेहराम नगर में साहब, साक्षी मैडम की यहाँ। मधु मेरे यहाँ काम करती है, उसका आदमी नहीं। हम जानते थे आप कुछ ऐसा ही बोलेंगी, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। दुबे लेके आओ उसे। पहचाना इसे? तुम तक पहुंचने के लिए पहले हमने तुम्हारे आशिक को दबोचा। बोल। सर मैं साक्षी का रेप क्यों करूंगा? मैं तो उसका कस्टमर था, पैसे देता था। सर साक्षी मेरी अय्याशियों के बारे में मेरी बीवी को बताने की धमकी दे रही थी और मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझे बाबा बनके शरवण को फंसाने के लिए कहा। मगर जब कविता के मर्डर की पुलिस ने जांच शुरू की, मुझे लगा कि मैं फालतू में लपेटे में आ जाऊंगा, इसलिए वहां से भाग गया सर। और ये रहा तुम्हारा तीसरा सबूत। लैपटॉप लेके आओ। ये देखो, ये तुम ही हो ना बाबा का गेटअप लेने के लिए दुकान पे गई थी? अब साक्षी मैडम, ये सारे लिंक्स आप ही जोड़ेंगी या आपका मुंह खुलवाने के लिए इन्हें बोलो? मैडम की अच्छी तरह से खातेदारी कर। बता दो सर। हाँ, बताती हूँ। बोलो। सर वो दिल्ली में जॉब के दौरान मुझे एस्कॉर्ट सर्विसेज के बारे में पता चला था। मैंने पैसा कमाने के लिए एस्कॉर्ट सर्विसेज ज्वाइन कर ली। 2 साल पहले विजय मुझे सोशल मीडिया पर मिला था, फिर हमारा अफेयर हो गया। विजय को मेरे एस्कॉर्ट होने के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था।
उसके पास पैसे भी थे बहुत सारे। मुझे लगा लाइफ में सेटल होने का अच्छा मौका है, इसलिए उसके साथ लखनऊ आ गई। पर यहाँ के मुझे पता लगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। विजय ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए मुझे यकीन दिलाया, लेकिन वो कविता, वो उसे तलाक देने के लिए रेडी नहीं थी। हमने कहा ना हम साइन नहीं करेंगे। पहले आपने जहां जहां बोला आपसे बिना कोई सवाल किए हमने साइन कर दिए, पर ये तलाक के पेपर पे हम साइन नहीं करेंगे। कविता विजय को तलाक देने के लिए राजी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस कविता को तो रास्ते से हटाना होगा। और तब मुझे मधु से सरवन के अंधविश्वास का पता चला। क्या बताए ना इंसाफ, एक तो बेटी का दुख और ऊपर से हमारा ये पति इतना टोना टोटका करता है कि अगर कोई बाबा उससे कहे ना किसी की गर्दन काट के लेकर आओ तो वो भी लेके आए। फिर मैंने सरवन के अंधविश्वास का फायदा उठाया। सरवन को तो मैंने फंसा ही लिया था और इस बसंत को भी पैसे का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। बसंत से सरवन को कॉल करवाकर कविता से मिलवा दिया। बसंत को क्यों मारा? जब पुलिस ने उसे उठाकर पूछताछ की तो वो डर गया था। हम आज गांव जा रहे हैं, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, वरना हम तो फंसेंगे ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अगर उसे 5 लाख रुपए दे भी देती ना सर, तब भी वो हमेशा के लिए मेरे लिए खतरा बना रहता। इसलिए विजय की प्रॉपर्टी पाने के लिए इतनी प्लानिंग की, लेकिन तुम ये भूल गई कि किसी की मौत से जिंदगी नहीं पाई जाती। अब सारी जिंदगी काल कोठरी में बिताना। दुख हो या खुशी, बांटने पर जब अपने लोग आगे बढ़ते हैं तो बड़ी तसल्ली होती है, लेकिन जब यही अपने स्वभाव बदल देते हैं तो इंसान सबके साथ रहने के बावजूद अकेला पड़ जाता है, हंसने रोने के लिए कंधा तलाशने लगता है। और यही हुआ था कविता के साथ। कविता का पति विजय और उसके ससुर के अंदर छिपी लालच एक बहुत बड़ी दस्तक थी। यह रिश्ता महज दौलत पर टिका हुआ था। विजय की जिंदगी में साक्षी जैसी लड़की का सोशल मीडिया से आना और उसका इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कह देना, यह एक बहुत बड़ी दस्तक थी। उस ढोंगी बाबा का सरवन को मर्डर के लिए उकसाना सबसे बड़ी दस्तक थी, और इस अंधविश्वास की वजह से किसी की जान तक चली गई। जब रिश्तों की घुटन जानलेवा हो जाती है तो ये एक बड़ी दस्तक होती है कि आगे चल के कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने और अपनों की रिश्तों की कदर कीजिए, इससे पहले कोई बाहर वाला आके इसका फायदा उठाए।